आज हम चीनी षडांगों के बारे में जानेंगे, यानी कि सिक्स लिम्स ऑफ चाइनीज़ पेंटिंग्स या फिर सिक्स कैनन्स ऑफ चाइनीज़ पेंटिंग्स। तो षडांग का अर्थ क्या है? षडांग का सीधा-सीधा अर्थ है 6 अंग। और ये किसी चीज़ से रिलेटेड होते हैं? आर्ट वर्क से रिलेटेड। कोई भी आर्ट वर्क्स जब वो क्रिएट करते थे, तो उनके मन में जो सिद्धांत हुआ करते थे, जो प्राचीन काल से जो सिद्धांत चलता आ रहा है, जिसको मन में रख के सारे कलाकार पेंटिंग्स बनाते थे, उन्हीं को क्या कहा गया है? षडांग। तो अब उनकी सोच कैसी हुआ करती थी, ये हम पहले जान लेते हैं। तो जो भी कलाकार होते थे, अब पहले मास्टर्स के अंडर में सीखते थे। तो वो मास्टर्स उनको हमेशा कहते थे कि चित्र तब आप बना सकते हो जब आप जितने भी पदार्थ हैं संसार में, सबको अनुभव करना शुरू कर देते हो। तो चित्र बनाने से पहले ध्यान करो। ये उक्ति बहुत ही ज़्यादा फेमस हुई रही है चाइना में। और वैसे तो इनके साहित्य में बहुत ज़्यादा लिखित रूप में इन सब चीज़ों का वर्णन नहीं मिलता है, और ना ही ज़्यादा आर्टिस्ट के बारे में बताया जाता है। लेकिन बाद में कुछ जो शिल्पाचार्य हुए हैं, उन्होंने इनके बारे में बताया। और फिर शी हो नाम के एक शिल्पाचार्य हुए, जिन्होंने अपनी किताब में भी इसको लिखा। जिनकी किताब का नाम था कू हुआ पिन लू। तो उन्होंने फिर इसी के आधार पर कुछ आर्ट वर्क्स का के क्रिटिसिज्म भी करे हैं। तो आइए जानते हैं कि ये 6 अंग हैं क्या? तो सबसे पहला कहा जाता है ची यू शेंग तुंग, जिसका अर्थ होता है प्राणवान छंद गति या स्पिरिचुअल वाइटैलिटी। तो इसके भीतर ये रहता है कि जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट या लिविंग, नॉन लिविंग, एनिमेट, इनएनिमेट, जिस तरह की भी चीज़ें हम आसपास देखते हैं, जो जो भी धरती में है, संसार में है, उन सब में आत्मा होती है, जिसके कारण वो मूवमेंट करते हैं। उनमें कोई भी गति, किसी भी प्रकार की गति होती है। जैसे पशु पक्षियों का चलना, उड़ना, और हाँ, इंसानों का चलना, नदी नालों का बहना, या फिर नॉन लिविंग्स भी जो हैं, पत्थर है, उसमें भी कुछ ना कुछ मूवमेंट होती है, क्षरण होता है। तो उन सब का कारण यही है कि उनमें आत्मा है, जो उनमें मूवमेंट लाती है। तो उसी जो आत्मा है, उसी को आत्मसात करना है। जो भी कलाकार है, पहले वो उनका आत्मसात करे, फिर ध्यान में ही उनको उनमें अपनी खुद की क्रिएटिविटी लाए, रचनात्मकता लाए। और इसी को कहते हैं प्राणवान छंद गति, है ना? जो आत्मसात करना है और अपनी क्रिएटिविटी को उनसे जोड़ना है, इसी को क्या कहते हैं? प्राणवान छंद गति या फिर स्पिरिचुअल वाइटैलिटी। फिर दूसरा है कूफा युंगटी। कूफा युंगटी यानी तूलिका द्वारा अस्थि विशेष का चित्रण या फिर एनाटॉमिकल स्टडी। तो जो भी कलाकार है, पहले बहुत सारी स्टडी करता है, अलग अलग चीज़ों की स्टडी करता है, नेचर में घूमता है, पशु पक्षियों को देखता है, पहाड़ों को देखता है, पेड़ों को देखता है, हर चीज़ को देखता है और उसे समझने की कोशिश करता है। और फिर वो उनको ब्रश द्वारा कैनवस पे पेंट करना शुरू करता है। तो जब भी पेंट करता है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो उसके हाथों को, ताकि वो जिस तरह का वातावरण है, उसको पेंट कर पाए। जैसे बारिश हो रही है या फिर फॉग है बहुत ज़्यादा, तो उन सबको कैसे पेंट करेगा जब तक उनके हाथ में प्रैक्टिस नहीं होगी। तो जो सॉफ्टनेस होनी चाहिए ब्रश में, या फिर कहीं-कहीं पर एनर्जी जो महसूस होती है, वो पेंट कर पाए। ये पूरी तरह से प्रैक्टिस से रिलेटेड है, ये जो सेकंड टॉपिक है। तो ब्रश की जो प्रैक्टिस है, हैंड की जो प्रैक्टिस है, वही इसमें आता है। फिर नेक्स्ट है यिंग वू शियांग शिंग, यानी प्राकृत्यानुरूप आकृति चित्रण या फिर फॉर्म कन्फर्मिटी विथ नेचर। तो इसमें सीधे-सीधे उन्होंने बताया है कि जितने भी पदार्थ हैं संसार में, वो सब स्वर्ग से आए हैं, और धरती में आकर ही उनको क्या मिला है? आकार मिला है। तो जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे कितनी भी छोटी हों या फिर कितनी भी बड़ी हों, कोई भी चीज़ तुच्छ नहीं है। तो कलाकार क्या करते थे? प्रकृति में जाते थे, अलग-अलग चीज़ों को देखते थे, महसूस करते थे, और उनको समझने का प्रयास करते थे हमेशा। और उनका मानना ये था कि चाहे कोई भी चीज़ हो, कैसी भी हो, कितनी भी छोटी हो, कितनी भी बड़ी हो, उन सब को हम बहुत ही सुंदरता और अच्छे से अपनी पेंटिंग में दिखा सकते हैं। नहीं फ़र्क पड़ता कि वो कैसी भी है।
हम उसे अपनी कल्पना और अपनी उसकी स्वाभाविकता का समावेश करके पेंटिंग बना सकते हैं। फिर चौथा आता है सुई ली फूसाई, यानी कि अनुरूप वर्ण विधान या फिर एप्रोप्रिएट कलरिंग। अब ये कलरिंग से रिलेटेड है। तो जो भी चाइनीज़ कलाकार रहते थे उनको इस चीज़ की प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी रहती थी कि वो ये जान पाएँ कि कोई भी एग्जैक्ट जो कलर है वो कैसे आएगा कैनवास पे, वो बिना टेस्ट किए ही ब्रश में जल कितना होना चाहिए, कलर कितना होना चाहिए, जिससे वो एग्जैक्ट जो एनर्जी है वो हम अपनी पेंटिंग में डाल पाएंगे। तो इस चीज़ से रिलेटेड है ये वाला टॉपिक। तो इसमें उन्होंने ज़्यादातर आपने देखा होगा चाइनीज़ पेंटिंग्स में वो सिंगल कोई कलर यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा 4-5 कलर यूज़ नहीं करते वो, मुश्किल से ज़्यादातर तो आपने ब्लैक इंक में ही देखे होंगे उनके काम। तो उसमें भी वो पूरा वॉल्यूम लेके आ जाते थे, एग्जैक्ट जो कलर का जो वैल्यू होना चाहिए वही यूज़ करते थे। तो ये चीज़ें इसमें आती हैं। इसके बाद है नेक्स्ट चिंग यिंग वेची। चिंग यिंग वेची यानी उचित दृश्य संयोजन, पिक्टोरियल कंपोजिशन। तो अब ये सिद्धांत भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप जब तक प्रॉपर कंपोज नहीं करेंगे चीज़ों को तो वो देखने में अच्छी नहीं लगेगी, और फिर स्वाभाविक भी लगना आवश्यक है। तो उनका एक सिस्टम हुआ करता था जिसको वो फॉलो करते थे। तो उनका कहना यह है कि जैसे पर्वत अगर 10 फुट ऊंचा है तो वृक्ष 1 फुट ऊंचा होगा, और मकान 1 बाई 10 फुट बड़ा होगा, और उसी में अगर मानव आकृति है तो वो मटर के दाने बराबर होगी। तो इस तरह जो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं जो हम अपनी पेंटिंग में डालने वाले हैं, या फिर एलिमेंट्स जो अपनी पेंटिंग में डालने वाले हैं, उन सब के बीच में एक सापेक्षता होनी चाहिए। मतलब एक दूसरे से रिलेटेड साइज़ होना चाहिए, रिलेटिव साइज़ जिसे कहते हैं। तो उन चीज़ों का भी वो प्रॉपर ध्यान रखा करते थे, और ध्यान रखना ज़रूरी होता था। अब उसके बाद आता है चुआंग ई मूशी। अब इसमें क्या है, परंपरा का अनुकरण, फॉलो ऑफ ट्रेडिशन। तो चाइनीज़ जितने भी आर्टिस्ट रहते थे वो अपने जो ट्रेडिशंस चले आ रहे थे बहुत पुराने समय से, उन सबको बहुत अच्छे से फॉलो करते थे। और जो सिद्धांत हैं उनके, उनको उनके वो अपने हाथों को याद करवा लेते थे। कैसे करते थे कि जितने भी पुराने आर्टिस्ट हुए हैं उनके जो आर्ट वर्क्स हैं उनकी वो कॉपी किया करते थे, और बार 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 कॉपी करते थे। तो करते करते कलाकार अपने आप ही सारे जो सिद्धांत हैं उनको सीख जाता था। उसके बाद ही वो खुद की कृतियाँ बनाना चालू करता था। इसीलिए चीनी जो कला है उसमें कोई नवीनता या फिर परिवर्तन नहीं दिखाई देती है। शी हो के बताए गए यही षडंग हैं जिन्होंने चीन की कला को अभी तक प्रभावित किया हुआ है, आज तक प्रभावित किया हुआ है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।